नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र होता है, उसका अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्रीय विकास में पूर्ण योगदान देता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित जनतांत्रिक संविधान है। संविधान सभा जो प्रतिनिधात्मक सभा थी के द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा का गठन व कार्यप्रणाली को हम इस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान सभा, जिसका नाम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या संविधान सभा है, इसका मतलब क्या होता है कि सामान्य तौर पर संविधान सभा वह प्रतिनिधि सभा है जिसका गठन संविधान निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे A.P. राइस ने इसके संबंध में लिखा था कि संविधान सभा कुछ असाधारण प्रतिनिधियों की संस्था है जिसको राष्ट्र ने संविधान का निर्माण करने हेतु अधिकृत किया है। आइवर जेनिंग ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि संविधान सभा ऐसे प्रतिनिधात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। तो इस प्रकार संविधान सभा के लिए दो चीज़ें आवश्यक हो गई। एक होगी प्रतिनिधि सभा, यानी कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं उसमें, और इनका काम क्या होता है, संविधान निर्माण करना। तो संविधान सभा के ये तात्पर्य है। अब बात आती है संविधान सभा का विकास और उसका निर्माण कैसे हुआ। इस सिद्धांत का सबसे पहले जो हमें दर्शन देखने को मिलता है वो 1885 में स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। यानी कि सबसे पहले संविधान सभा की जो बात भारत के अंदर उठी वो स्वराज विधेयक के रूप में 1895 में तिलक के निर्देशन में जो तैयार हुआ था वहाँ उठी थी। इसके पश्चात 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। तो दूसरी बार बात उठी 1922 में। 1928 में नेहरू की सर्वदलीय रिपोर्ट में संविधान निर्माण का पहला और व्यापक प्रयास किया गया। 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय ही तैयार करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आई, जिसमें भी यही कहा था कि संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार करके उसे व्यवहारिक रूप दिया जाने की बात स्वीकार कर ली गई थी। भारत का उद्धार संविधान सभा के निर्माण में ही निहित है, ये बात सभी ने अब तक स्वीकार कर ली थी। अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। तो इस तरह से हम संविधान के बारे में 1895 से लेकर 1946 तक प्रयास किए गए और अंत में 1946 में इस बात को स्वीकार किया गया। अब बात आती है संविधान सभा का गठन, कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट योजना पर आधारित है तथा प्रत्येक प्रांत को और प्रत्येक देशी रियासत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान इसमें आवंटित किए गए तथा मोटे रूप से हम देखें तो 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान आरक्षित किया गया था। यानी कि 28.5% जनता को मतदान का अधिकार था। इसमें कुल सदस्य संख्या 389
थी, जिनमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से जो निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से इसमें आने थे। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शासकों ने मनोनीत किया था। तो इस तरह से संविधान सभा के गठन के 3 चरण हो गए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निर्वाचन, विभाजन के पश्चात पुनर्गठन, यानी कि जब हमारा विभाजन माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनेंगे, तो उसके बाद इसका गठन हुआ और देशी रियासतों का अलग अलग समय पर इसमें सम्मिलित होना। तो 3 चरणों में, जिस देशी रियासतों में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जब निर्वाचन हुए, जुलाई 1946 में चुनाव हुए, तो कांग्रेस को 208 स्थान मिले थे, मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले, साम्यवादियों को 8 मिले और अन्य को 7, यानी कि 296 इस तरह, यानी कांग्रेस का बहुमत 63% था। विभाजन के बाद इसमें 324 सदस्य हो गए, कांग्रेस के 197, देशी रियासतों के 83, मुस्लिम लीग के 25 और स्वतंत्र 8 और अकाली 1, इस तरह से 324। और सभी अल्पसंख्यक समुदाय के 37% आरक्षित थे और एससी के 33 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। अब बात आती है इसके संविधान सभा की प्रमुख निर्माता कौन कौन थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, अमृत कौर, गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस तरह से इसके प्रमुख जो ये नेता थे वो बहुत सारे व्यक्ति थे कि 1946 में कांग्रेस का संविधान सभा में 63% बहुमत था, वही विभाजन के बाद ये 82% बहुमत हो गया। तो एक दलीय नियंत्रण, यानी कि 82% कांग्रेसी सदस्य थे, तो एक दलीय नियंत्रण के प्रभाव इस संविधान पर पड़े कि जिस रूप में संविधान तैयार हुआ उस पर कांग्रेस की स्पष्ट छाप हमें देखने को मिलती है। एक ही दल का प्रतिनिधित्व होने से संविधान निर्माण का कार्य सरलता से संपन्न हुआ। संविधान सभा के विवादास्पद मुद्दों का निर्माण कांग्रेस असेंबली पार्टी की बैठकों में कर लिया जाता था। सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब बात आती है संविधान निर्माण की कहानी कि संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला जो काम था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू ने कहा, मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई कि हम भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। यह भी कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में निहित होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी।
तो ये 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति का काम यह था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा में के सम्मुख प्रस्तुत करे। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा के 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहा गया क्योंकि इस कालावधि में संविधान पर सामान्य वाद विवाद हुआ। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। संविधान का तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पास कर दिया गया। अंतिम बैठक संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि वे एक एक करके 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर करें। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जन गण मन तथा वंदे मातरम गायन के साथ सभा का जो संविधान सभा है के रूप में उसका समापन हो गया। 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर भी 114 दिन तक चर्चा होती रही। अपने अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा की जो विशेषताओं में सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज। कि संविधान सभा राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थी। राष्ट्रीय आंदोलन में जिन आदर्शों, जिन मूल्यों के लिए ब्रिटिश शासन से लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें संविधान सभा द्वारा साकार स्वरूप प्रदान किया गया। ये तो पहली विशेषता। दूसरी है प्रतिनिधि संस्था कि वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन नहीं था, फिर भी उसने जनता की क्रांतिकारी ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके सारे सदस्य थे। तीसरा है राष्ट्रीय स्वरूप। सभा का स्वरूप राष्ट्रीय था। इसमें उत्कृष्ट भारतीयों की सभा भी के नाम से भी जाना जाता है। देश के सभी वर्गों, सभी भागों, सभी हितों, सभी दलों, समूहों का इसमें प्रतिनिधित्व था। असंप्रभु से संप्रभु संस्था कि जब संविधान सभा 1946 में अपना कार्य प्रारंभ किया, उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी असंप्रभु संस्था के रूप में कार्य किया। लेकिन जब संविधान भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये क्या बन गई? संप्रभु संस्था। तो असंप्रभु से संप्रभु संस्था। प्रस्तावना का उपहार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह भारतीय जनता को संविधान निर्माताओं का सबसे बड़ा उपहार है। छठी विशेषता है खुलापन कि संविधान सभा में प्रत्येक पहलू पर खुलेपन से विचार हुआ और आलोचकों को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया। इसमें संविधान के प्रक्रियात्मक और सैद्धांतिक दोनों ही पक्षों पर गहनता से विचार विमर्श हुआ। सातवीं विशेषता सहमति और समायोजन कि सहमति से निर्णय समायोजन के सिद्धांत के कारण भारतीय संविधान की अत्यंत ठोस नींव डालकर उस पर पूर्ण सहमति प्रदान की गई। आठवीं विशेषता है विस्तृत स्रोत क्षेत्र। सभी देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में अपनाया गया, लेकिन मूलतः इसके संविधान के अधिकांश भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं।
नवी विशेषता प्रारूप समिति। विभिन्न समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसने संविधान का मसौदा स्वरूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक कहलाए। कमजोर वर्गों के हितार्थ किए गए उनके कार्यों से ही भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का दस्तावेज बना। 10वीं विशेषता है केंद्रीय भूमिका के व्यक्ति। कि संविधान में नेहरू, पटेल, आज़ाद, अंबेडकर की केंद्रीय भूमिका रही। वहीं अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन नेताओं में मतभेद के बावजूद कभी भी संवैधानिक गतिरोध उपस्थित नहीं होने दिया। और अंतिम विशेषता कि कांग्रेस का बहुमत और वामपंथियों की अनुपस्थिति। कि ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा मुख्यतः एक दलीय देश की एक दलीय संस्था थी, लेकिन कांग्रेस ने केवल दलीय आधार पर संविधान सभा में अपनी भूमिका नहीं निभाई, अपने दल के विचारधारा से सीमित नहीं रखा, उनका चिंतन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था और इस तरह से हमारा एक श्रेष्ठ संविधान, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान बनकर आया। अब बात आती है इसकी आलोचना कि आलोचना हर चीज़ की होती है, तो भारतीय संविधान की भी आलोचना की जाती है। पहली आलोचना ये है कि संविधान सभा एक निर्वाचित संस्था नहीं थी, कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, यानी कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो चुने गए थे उन्हीं में से उन्हीं सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। और ये विधानसभा भी ऐसी थी जिनका मताधिकार सिर्फ 28.5% जनता के द्वारा किया गया था। शेष 71.5% जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। संविधान सभा उस रामलीला के सदृश थी जिसमें राम नहीं था, यानी कि जनता का 71.5% हिस्सा नहीं था। इसमें जैसे और आलोचक कहते हैं कि इसमें हेलमेट नाटक खेला गया, लेकिन उसमें डेनमार्क के राजकुमार अनुपस्थित थे। दूसरी आलोचक आलोचना करते हैं कि एक दलीय प्रभुत्व वाली सभा की असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज असेंबली। कांग्रेस ही सभा थी और सभा ही कांग्रेस थी। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा मुख्यतः एक दलीय देश की एक दलीय संस्था थी। सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। विभाजन के पूर्व कांग्रेस का 63% बहुमत था, विभाजन के बाद 82% बहुमत हो गया था। इसमें कांग्रेस के 5 भूतपूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति के 7 वर्तमान व 7 ही पूर्व सदस्य तथा प्रांतीय कांग्रेस समितियों के 11 सदस्य थे। अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की इसमें अनुपस्थिति ये भी एक आलोचना का है कि महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, सर आगा खां, CR दास जैसे महत्वपूर्ण जो लीडर थे राष्ट्रीय आंदोलन के, वो इसमें संविधान सभा में नहीं सम्मिलित हुए थे। चौथी आलोचना ये की जाती है कि श्रमिक, दस्तकारों और किसानों को उचित प्रतिनिधित्व इसमें नहीं दिया गया। पांचवी आलोचना सांप्रदायिक आधार पर गठन, कि राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता का विरोध किया था, पर उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के गठन में सांप्रदायिकता के आधार पर इस संविधान सभा का चुनाव किया गया, उसे मान्यता दी गई। छठी आलोचना हम ये कह सकते हैं कानूनविदों का आधिपत्य, कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, BN राव, ये सारे के सारे वकील थे। इन्हीं के कारण संविधान का स्वरूप जटिल बना और कानूनविदों का स्वर्ग कहलाया भारत का संविधान। और अंतिम आलोचना ये की जाती है संविधान निर्माण जल्दबाजी में किया गया, कि संविधान कठोर था, अगर ऐसा हुआ तो शब्दों का मायाजाल बन गया। तो इस तरह से संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं की जाएं। यह स्पष्ट है कि यह एक अप्रजातांत्रिक संस्था थी, यह कांग्रेस की एक चुनौती का कारगर जवाब था, जिसमें अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारतीय अपना संविधान निर्माण नहीं कर सकते हैं। संविधान सभा द्वारा बनाया गया यह संविधान आज अपने 103 संविधान संशोधनों सहित बिल्कुल गत्यात्मक स्वरूप में है। यह सही है कि भारतीय संविधान विस्तृत होने के कारण अत्यधिक जटिल हो गया है, लेकिन विविधतापूर्वक देश में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये हमने बात की भारतीय संविधान सभा की। अब हम बात करेंगे इससे आगे कि जो संविधान सभा की जो के संबंध में जो आलोचनात्मक जो टिप्पणियाँ की गई हैं उनका जवाब भी देंगे, और उसके बाद हम संविधान सभा के जो स्रोत हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, है ना। तो धन्यवाद, आगे की क्लास में हम इन सब की चर्चा करेंगे।